हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज 4 जनवरी 2021 है। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। विद विच कंपनी हैज़ द इंडियन नेवी साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई इंडिजिनसली डेवलप्ड लेज़र डेजलर्स। भारत में ही लेज़र डेजलर्स बने हैं, वो इंडियन नेवी ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बनवाए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेल। बेल की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बेल की फुल फॉर्म है। तो इनको जो मैन्युफैक्चर किया है वो तो बेल ने किया है, लेकिन जो डेवलप किया है इन डेजलर्स को वो डीआरडीओ द्वारा किए गए हैं। अच्छा, ये लेज़र डेजलर्स क्या होते हैं? कई बार सस्पिशियस, मतलब जिन पे डाउट हो, ऐसे व्हीकल्स, बोट्स या एयरक्राफ्ट जब निकलते हैं तो उनको रोकने के लिए ये एक इक्विपमेंट है, जिससे क्या है कि वो जो एक बीम ऑफ लाइट निकलती है, वो बीम ऑफ लाइट कुछ समय के लिए उस पर्सन को अंधा भी कर देती है, जिससे क्या है कि जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कार्रवाई की जा सकती है। ये लेज़र डेजलर्स का रोल होता है। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated light amplification by stimulated emission of light amplification by stimulated emission of radiation, ये लेज़र की फुल फॉर्म होती है। इसका जो मेनली यूज़ आपको मैंने बता दिया लेज़र डेजलर्स का, ये वार्निंग और स्टॉपिंग के लिए यूज़ आने वाला इक्विपमेंट है। बेल ने इसे बनाया है और डेवलप किया है डीआरडीओ ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच एजेंसी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई कौन सी एजेंसी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आरबीआई। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स को लॉन्च किया है। इसका जो एम है वो ये है कि जो भी डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शन हुए हैं कंट्री में, उसकी ग्रोथ को मेज़र करना। टू मेज़र डिजिटल या कैशलेस ट्रांजैक्शंस ग्रोथ इन द कंट्री। तो ये ग्रोथ को मेज़र करना है तो कोई आधार वर्ष लिया जाएगा, बेस ईयर या आधार वर्ष जो है, बेस ईयर या इसको कहते हैं हम आधार वर्ष, वो लिया गया है 2018 को। 2018 इसमें बेस ईयर माना गया है। आरबीआई की मैं बात कर लूँ, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल फुल वाले दिन हुई थी 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसमें 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताए हैं, दोबारा मैं बताऊंगा। गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, और जो 4 जो डिप्टी गवर्नर्स हैं वो हैं विभू प्रसाद कानूनगो। सेकंड हैं महेश कुमार जैन। थर्ड है माइकल देवव्रत पात्रा। और नंबर 4 हैं एम राजेश्वर राव। तो 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। 4 डेप्यूटी गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स निकाला है ताकि जो डिजिटल और कैशलेस करेंसी है, ट्रांजैक्शंस हैं, उसका कितनी ग्रोथ हुई है वो देखा जाएगा। इसमें आधार वर्ष जो लिया गया है वो 2018 को लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ टॉप्ड एज द रिचेस्ट मैन इन द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स जारी हुई है, उसमें टॉप किसने किया है, सवाल ये पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेफ बेजोस ने इसमें टॉप किया है। सेकंड रैंक पे हैं एलॉन मस्क और थर्ड पे हैं बिल गेट्स, जो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स है उसमें। इसके अलावा जो एशिया में जिसने टॉप किया है
तो एशिया में टॉप किया है जोंग शानशान, जिनको कहा जाता है लोन वॉल्फ भी इनको कहा जाता है, और इन्होंने एशिया में टॉप किया है। इन्होंने श्री मुकेश अंबानी को पछाड़कर टॉप किया है। मुकेश अंबानी 12th रैंक पे हैं। मुकेश अंबानी 12th रैंक पे हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में। फर्स्ट पे जेफ बेजोस, सेकंड पे एलॉन मस्क, थर्ड पे बिल गेट्स, और जोंग शानशान एशिया में टॉप किया है इन्होंने, और 12th रैंक पे मुकेश अंबानी है। ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम इंडिया 67th चेस ग्रैंड मास्टर। तो 67th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लियोन मेंडोनका। लियोन मेंडोनका 67वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये 14 ईयर्स के हैं और ये गोवा से हैं। गोवा से बनने वाले ये दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। तो सेकंड फ्रॉम गोवा, वो भारत के 67th है। तो गोवा से फर्स्ट कौन है? गोवा से जो फर्स्ट हैं वो हैं ऑप्शन ए जो मैंने दिया है, इवाना मारिया फर्टाडो। ये फर्स्ट फ्रॉम गोवा, इवाना मारिया फर्टाडो ये पहली ग्रैंड मास्टर हैं गोवा से। और इस क्वेश्चन के हिसाब से लियोन मेंडोन का 67th हैं, गोवा से सेकंड, और 14 साल के हैं। 14 साल के हैं तो एक बात और निकल के आती है कि काफ़ी यंग हैं। तो क्या ये सबसे यंगेस्ट हैं? तो आंसर इज़ नो, ये 29th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। 29th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं ये, ठीक है। तो सबसे यंगेस्ट कौन है? तो यंगेस्ट की मैं बात करूं तो वो हैं सर्जेई कारजाकिन, यंगेस्ट। ये रशिया से हैं। 12 ईयर्स और 7 मंथ्स की एज में इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। ये टाइटल फीडे जो फेडरेशन है चेस का, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसको बोलते हैं, उसका ये हाईएस्ट अवार्ड है ग्रैंड मास्टर। और इससे ऊपर सिर्फ एक ही अवार्ड होता है जब वो कोई पर्सन वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए तो ये है। अब बात करते हैं फीडे की, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसकी बात करते हैं। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये आर्केडी ड्वोरकोविच। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लौसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो 67वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोन का, 14 साल की उम्र में बने हैं, और गोवा से ये दूसरे हैं। फर्स्ट जो गोवा से इससे पहले जो बने हैं इवाना मारिया फर्टाडो है, और ये 29th यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं। यंगेस्ट जो हैं वो सर्जेई कारजाकिन हैं, जो 12 साल की उम्र में बने थे चेस ग्रैंड मास्टर, और ये रशिया से थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, रिसेंटली विद विच एजेंसी हैज़ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू एनहेंस द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम। तो असम में पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारत ने किस एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी के साथ भारत ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये $231 मिलियन का लोन एग्रीमेंट है जो भारत ने साइन किया है ताकि पावर जनरेशन कैपेसिटी असम में बढ़ाई जा सके, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन इसके थ्रू किसका होगा? लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिसको कह सकते हैं हम LKHEP, इस प्लांट का, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इसके थ्रू कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और ये पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एडीबी के साथ लोन एग्रीमेंट है। एडीबी की बात करते हैं। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 68 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य देश है। उसके बाद बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का
असम में पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत ने 231 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन एग्रीमेंट किया है। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड विच कंट्री टू को चेयर द एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP फोरम। APAP फोरम में इंडिया ने को चेयर किया गया है, इंडिया को बनाया गया है को, मतलब चेयरमैनशिप भारत को भी दी गई है किसी एक के साथ। तो भारत ने किसको रिप्लेस करके वो चेयरमैनशिप ली है? तो जो सही उत्तर है इसका है वो ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को हटाकर भारत को चेयर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो APAP है ये IUCN द्वारा सपोर्टेड है, ताकि इसका जो ये फोरम है जिसका उद्देश्य है जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उनको कंजर्व करना। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN सपोर्टेड है। और इसकी बात करूं, जो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज़ पार्टनरशिप फोरम है, ये क्या है? एक रीजनल फोरम है। उद्देश्य क्या है? टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को कंजर्व करना इसका उद्देश्य है। जो भारत को जो को चेयर बनाया गया है, तो 3 साल के लिए भारत को बनाया गया है। नवंबर 2020 में साउथ कोरिया का टर्म ख़त्म हो रहा था और भारत को बनाया गया है। तो इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो दी जाती है IUCN एशिया के पास होती है। IUCN एशिया के पास इसकी चेयरमैनशिप होती है और को चेयर किसी एक को देश को बनाया जाता है। तो को चेयर जो भारत को बनाया गया है वो होता है APAP, यानी कि एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज़ पार्टनरशिप फोरम जो है उसकी मेंबर कंट्री का कोई सदस्य होता है। ठीक है, वो उसका को चेयर होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लूँ IUCN की। IUCN का जो हेडक्वार्टर है, इम्पॉर्टेंट है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शिनशैंग झांग इसके प्रेसिडेंट है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। 3 साल के लिए टर्म के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज़ पार्टनरशिप फोरम में भारत को चेयरमैनशिप दी गई है अलॉन्ग विद IUCN एशिया। IUCN एशिया इसका चेयरमैन होता ही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मैत्री सेतु कनेक्ट्स। मैत्री सेतु एक ब्रिज है जो किसको किसको कनेक्ट करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसका जो राइट है वो है ऑप्शन डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश को ये कनेक्ट करता है मैत्री सेतु। सेतु यानी ब्रिज। तो इसका जो इसका अन्य नाम है वो है फैनी ब्रिज। फैनी ब्रिज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो ब्रिज जो बना है ये किसके ऊपर है, कौन सी रिवर के ऊपर है? तो इस रिवर का नाम है फैनी रिवर। ये गलती मत कर देना, फैनी देख के गोवा टिक कर दो। फैनी रिवर पर फैनी ब्रिज है जिसका नाम है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। इस को जो बनाने की शुरुआत की गई थी, कंस्ट्रक्शन जो इसका स्टार्ट हुआ था वो 2017 में स्टार्ट हुआ था, बट कोरोना की वजह से काम डिले हो गया। इस वजह से अब ये खुलने वाला है मैत्री सेतु। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी क्या है, कौन सी है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है NHIDCL। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है NHIDCL। ये 2017 में मैत्री सेतु बनना स्टार्ट हुआ था। इसको फैनी ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि ये फैनी रिवर के ऊपर बना है। अब ये त्रिपुरा की मैं बात कर लूँ, त्रिपुरा की राजधानी आप जानते होंगे अगरतला है, कैपिटल अगरतला है। मुख्यमंत्री कौन है? CM है बिप्लब कुमार देव। और गवर्नर या राज्यपाल कौन है? गवर्नर हैं श्री
रमेश बैस गवर्नर हैं, बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं और राजधानी अगरतला है। मैत्री सेतु त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। रिसेंटली रेशमा मरियम रॉय हैज़ बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट। यंगेस्ट सबसे युवा पंचायत प्रेसिडेंट रेशमा मरियम रॉय बनी है। वो कौन से स्टेट से हैं? तो जो सही उत्तर है इसका वो है केरला। बस इतना ही ध्यान रखना काफ़ी है। रेशमा मरियम रॉय केरला राज्य से हैं और ये यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट बनी है। ये 21 साल की उम्र में बनी है। ठीक है, 21 ईयर्स एज, 21 साल की उम्र में ये बनी है। जिला जो था, जिस जिले में के गांव से पंचायत से नहीं, जिला है पत्थनमथिट्टा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड और सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 जनवरी। 3 जनवरी को ये मनाई जाती है सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी। सावित्रीबाई फुले कौन थी? ये समाज सुधारक थी और पोइट थी, कवियत्री थी। और ये किसकी वाइफ थी? इनका नाम आप बहुत सुना होगा, ज्योतिराव फुले की ये वाइफ थी। इसके अलावा मैं बात करूं तो इनको भारत की पहली फीमेल टीचर का दर्जा प्राप्त है। फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया, भारत की पहली फीमेल टीचर का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने कुल लगभग 18 स्कूल खोले थे। ओपनड 18 स्कूल्स फॉर गर्ल्स। ये महिला शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी प्रचार किया, काफ़ी कोशिश की कि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। उसी के लिए उन्होंने 18 स्कूल्स खोले महिलाओं के अधिकार के लिए। सन 1852 में इन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की ताकि महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता लाई जा सके। तो ये था 3 जनवरी को क्योंकि इनका जन्म 3 जनवरी को हुआ था, इसलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 3 जनवरी को। ये ज्योतिराव फुले की वाइफ थी, एक सोशल रिफॉर्मर थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में इनकी शादी श्री ज्योतिराव फुले के साथ हो गई थी। ज्योतिराव फुले ने ही इनकी आगे की एजुकेशन को प्रोत्साहित करके एजुकेट करवाया। फिर आगे इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को काफ़ी अवेयरनेस फैलाई। श्रीमती सावित्रीबाई फुले, 3 जनवरी इनकी बर्थ एनिवर्सरी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेंड 1000 नर्सेज टू ब्रिटेन। 1000 नर्सेज कर्नाटक सरकार 1000 नर्सेज को ब्रिटेन यानी यूके में भेजेगा, जो कि ये नर्सेज प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। तो प्रोफेशनली ट्रेंड नर्सेज को भेजेगा, जिनको जो लैंग्वेज के बारे में भी उनको कोई वो दिक्कत नहीं आएगी, और वोकेशनल इनको कोर्स करवाया है। और क्योंकि विदेश में खासकर कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ह्यूज डिमांड है इंडियन नर्सेज की, भारतीय नर्सेज की ह्यूज डिमांड है विदेशों में, इसलिए वहाँ भेजा जा रहा है। और ये एक एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था। एग्रीमेंट हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, कर्नाटक सरकार के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड, नेशनल हेल्थ सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट यानी कर्नाटका के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत शुरुआत में 1000 नर्सेज को ब्रिटेन में भेजा जाएगा। ये जो वोकेशनली ट्रेंड नर्सेज हैं, क्योंकि ह्यूज डिमांड है इंडियन नर्सेज की फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार 1000 नर्सेज को ब्रिटेन भेज रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। साथ में हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं PDFs के लिए। ओके।
थैंक यू।